हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट क्लास में बात की थी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकालना, यानी इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे निकाली जाती है, इस बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में चर्चा की थी। तो आप आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई होगी कि किसी भी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में इस बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छी तरीके से हमने 2-3 बार चीज़ों को दोहराया था उसमें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ सकें। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कि उपसारणिक कैसे निकाले जाते हैं और जो हमारे सेकंडर होते हैं वह कैसे निकाले जाते हैं, यानी हमें निकालना इसमें सीखेंगे माइनस और कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, और उनसे जुड़े क्वेश्चन भी हमारे एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। तो हम आसानी से चीज़ों को सीखेंगे और हमारे क्वेश्चन भी होंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। और आज ही हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 4.3 के शुरुआत में ही उपसारणिक और सेकंडर निकालने वाले हमें क्वेश्चन दिए रहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम उनको देख लेते हैं, फिर बात करेंगे अपने इनवर्स निकालेंगे, यानी इनवर्स कैसे निकाला जा सकता है। तो उससे पहले मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम अपने अगले लेक्चर में भी थोड़ा एक बार रिवीजन के तौर पर उस चीज़ को जान लेंगे, ताकि आप लोगों को एक बार याद आ जाए कि हमने इनवर्स निकाला कैसे सीखा। तो चलिए हम बता देते हैं कैसे एक बार फिर से। तो हम निकाल रहे थे किसका, आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम है, यानी कौन सी आव्यूह का, वर्ग आव्यूह का। ठीक, तो एक बार फिर से वर्ग आव्यूह का। तो हमने क्या किया था, वहां पर हमने कहा था कि एक कोई आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, यानी क्वेश्चन में कोई एक आव्यूह, यानी कोई एक वर्ग आव्यूह दे रखी कोई ए। सबसे पहले हम उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से दो कंडीशन बन सकती इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन हो सकती है, आ सकता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आ सकता है 0 के, और हमने ये भी कहा था कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आता है तो हम कह देते हैं कि वह आव्यूह क्या है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसे इंग्लिश में हमने बताया था, क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल मैट्रिक्स। तो हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में बताया कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 आ जाता है तो हम कह देते हैं चूंकि दी गई आव्यूह एक अव्युत्क्रमीय आव्यूह है, अतः दी गई आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है, यानी ऐसी आव्यूह का इनवर्स नहीं ज्ञात किया जाता है। तो हमें यहाँ पर या तो ये कंडीशन मिल सकती है और एक और कंडीशन बनती है, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो ऐसी आव्यूह हमारी कहलाती है व्युत्क्रमणीय आव्यूह, और इसे इंग्लिश में हम कहते हैं रिवर्सिबल मैट्रिक्स। और हमने ये भी बताया था कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कह देते हैं कि दी गई आव्यूह चूंकि व्युत्क्रमणीय है अतः इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि यदि हमें इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ से इसके बाद हम प्रोसेस आगे बढ़ती है। इसके बाद हम निकालते हैं माइनस, और माइनस को हिंदी में हमने बताया था क्या कहते हैं, उपसारणिक। फिर इसके बाद निकाल लेते हैं कोफैक्टर्स, और हमने कहा था इसको हिंदी में हम कहते हैं सेकंडर्स। फिर इसके बाद जो हम निकालते हैं कोफैक्टर यानी सेकंडर्स। अब जो हमने कोफैक्टर निकाले, इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं कोफैक्टर्स यानी सेकंडों से बनी एक आव्यूह बनाते हैं, यानी इन्हीं जो हमें प्राप्त सेकंडर, यानी जो हमने सेकंडर निकाले हैं उनसे एक हम आव्यूह प्राप्त करते हैं। क्या लिखेंगे आगे, सेकंडजों से एक बनी आव्यूह बनाए, सेकंडजों से बनी आव्यूह, यानी इन सेकंडों से हम क्या बनाएंगे, एक आव्यूह बनाएंगे। फिर इस आव्यूह का हम क्या कर देंगे, इस आव्यूह का हम कर देंगे परिवर्त, और परिवर्त का इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसपोज। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। तो आप लोग जाइए, सभी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप जाइए देखिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर परिवर्त किया हमने, परिवर्त के बाद हमारे परिवर्त करने के बाद जो भी हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक, अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ जाएगा। फिर यहाँ से आगे बात आती है, यहाँ से आगे बात आती है किसकी,
एडजॉइंट ऑफ ए के बाद आती है ए इनवर्स। ये बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण सूत्र होता है, क्या होता है, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये तो आप लोग शुरू में जानते हैं कि ये सूत्र तभी प्रयोग होगा जब ये क्या होगी, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगी। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के लिए हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये कंडीशन हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में इसी पर पूरे क्लास को हमने बताया था, यानी उसमें हम पूरी तरह से घुसकर चीज़ों को बिल्कुल जड़ से हमने पकड़ा था। तो हमने उसमें और अच्छी तरह से पढ़ा था। तो यहाँ पर तो हमने एक बार रिवीजन तौर पर आपको बता दिया है। तो जाइए हमारे पिछले लेक्चर को देखिए, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए अब करते हैं अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट, जहाँ पर हम माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड अदर चीज़ें हम निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 की। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 4.3 के पहले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्न सारणकों के अवयवों के उपसारणिक तथा सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आया, तो हम पहला क्वेश्चन आया क्या, उपसारणक यानी माइनर्स और सहखंडज यानी कोफैक्टर हमें ज्ञात करने, यानी माइनर्स और कोफैक्टर्स हमें ज्ञात करने हैं दी गई आव्यूह के। तो यहाँ पर हमारी जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें हमारे 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आप पहले हम इसको कर लेते हैं, फिर इसके आगे अगले पार्ट को भी हम समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं पहले पार्ट में इस जो हमें एक क्या दी गई, यहाँ पर हमें एक सारणिक दी गई है। हमें कह रहा है कि इस सारणिक के उपसारणिक और सहखंडज ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो माइनर्स का हम उसको मतलब उपसारणिक को दर्शाने के लिए माइनर्स का m ले लेते हैं, यानी m से डिनोट कर देते हैं माइनर्स को, और कोफैक्टर्स को c से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि c कोफैक्टर में c पहला अक्षर आता है, ठीक। तो यहाँ पर माइनर्स को हम यहाँ पर m से डिनोट करेंगे, कोफैक्टर को c से डिनोट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम माइनस और कोफैक्टर्स को निकालते हैं। तो चलिए उपसारणिक को लिए, उपसारणिक के लिए चलिए उपसारणिक निकालते हैं। तो उपसारणिक के लिए हमने लिख लिया। तो चलिए यहाँ पर अब हम निकालेंगे M11। M11 का मतलब है पहली रो का पहला उपसारणिक। तो चलिए M11 ज्ञात करते हैं। और अब चलिए अब हम कैसे ज्ञात करेंगे M1 को। तो M11 में यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर जैसे हमने प्रसार करना सीखा था, तो बिल्कुल सेम उसी प्रकार से हमें इसका प्रसार करना है। तो इसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, तो जैसा कि हम पता है हमने क्या सीखा था, हमने प्रसार करना सीखा था किसी भी सारणिक का। तो हमें यहाँ पर प्रसार में हमने जैसे 3x3 के आव्यूह में प्रसार किया था कि हम A11 निकाल लेते हैं, यानी पहली रो का पहला कॉलम निकालते थे। तो हमारे क्या आता था, पहली रो का पहला कॉलम निकालते थे, तो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम छुपाते थे चीज़ों को। तो वैसे ही हमें इसमें भी करना है। तो M11 ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर M के अनुलग्न में क्या देखा था, 1 इसको हमें 11 नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेंगे, M11। तो यहाँ पर पहली 1 का मतलब है रो, यानी जो पहले लिखा हो जाता है वो होता है रो की संख्या, और दूसरे बाद में लिखा जाता है उसे कहते हैं कॉलमों की संख्या, जिसको हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो चलिए, तो यहाँ पर M11, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहली रो और पहले कॉलम को हमें छुपा देना है। पहली रो है हमारी ये है, पहला कॉलम यहाँ पर ये है, पहली रो और पहली कॉलम को हमने छुपाया, क्या बचा, -2 जो बचा वही हमारा क्या है, M11 है, यानी पहला उपसारणिक हमारा आ गया। ये हमारा पहला उपसारणिक। 2x2 की सारणिक की अभी बात हो रही है, अभी 3x3 की नहीं हो रही, अभी हम 2x2 की सारणिक की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या निकाला, M11 निकाला। तो यानी हमने क्या किया, अब यहाँ पर M11 निकाला, तो यहाँ पर M11 के नीचे देखेंगे क्या है, M11। तो यहाँ पर पहली रो और पहली कॉलम को हम छुपा देंगे M11 के लिए। अब चलिए M12 निकाल लेते हैं। तो M12 के लिए क्या होगा, पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपा देते हैं। तो पहली रो ये है, दूसरी कॉलम हमारी ये है, तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा दूसरा उपसारणिक हो गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे M21, ठीक। तो M21 ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर M13 क्यों ज्ञात नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर तीसरी कॉलम है ही नहीं,
तीसरा कॉलम है ही नहीं, तो हम M13 कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम केवल क्या M12 तक ही रखेंगे। M21, अब यहाँ पर M21 यहाँ पर 21 नहीं पढ़ना, यहाँ पर M21 का मतलब है कि दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाइए। तो यहाँ पर दूसरी रो यहाँ और हमने पहले कॉलम को छुपाया, क्या बचा 3 बचा। 3 को यहाँ पर लिखते हैं बराबर 3। तो यहाँ पर जो M21 आया वो क्या आया 3 आया। अब इसी प्रकार हम M22 निकाल लेते हैं, यानी दूसरी रो और दूसरी कॉलम को छुपाते हैं। तो दूसरी रो हमारी क्या है, ये है। दूसरा कॉलम दूसरी रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर बचा 1। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या किया, उप सारणिक को निकालना सीख लिया, वो भी 2x2 की सारणिक में। इसी प्रकार हम उसमें भी निकालेंगे 3x3 की सारणिक में, वो भी आप लोग अभी समझेंगे। इसके अगले पार्ट हमारा वही 3x3 की सारणिक होने वाली है, तो पहले इसको समझो। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया। उप सारणिक के लिए, उप सारणिक को इंग्लिश में कहते हैं माइनर्स, इसलिए हम यहाँ पर M से डिनोट कर देना है। यानी पहले अपसारणिक ज्ञात करने के लिए हमने, यानी M11 ज्ञात करने के लिए यहाँ से देखा, अनुलग्न में M11 लिखा। यहाँ पर पहली संख्या क्या है, रो, दूसरी संख्या क्या है, कॉलम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर M11 यानी पहली रो और पहली रो कॉलम को छुपा दिया हमने। पहली रो और पहले कॉलम को छुपाया, क्या बचा -2। यही हमारा हो गया पहला अपसारणिक। इसी प्रकार हमने M12 में पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाएंगे। पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपाया, बचेगा 4। तो यही हो गया हमारा दूसरा अपसारणिक। इसी प्रकार हमने M21 निकाला, इसी प्रकार हमने M22 भी निकाला। अब चलिए, अब हम निकालते हैं कोफैक्टर, जिसको निकालने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन अब नहीं होगी। अब से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम आपको छोटी सी ट्रिक बताएंगे ना। इसमें कोई फार्मूला का यूज होने वाला है। आपको किताब में देखेंगे तो इसमें एक फार्मूला है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है देखने में, तो उससे भी आप ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको थोड़ी टाइम लगेगा। इसमें आप बहुत ही जल्दी ही कर सकते हैं। तो चलिए कोफैक्टर निकालते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सहखंडजों के लिए, सहखंडजों के लिए, सहखंडजों के लिए। अब चलिए सहखंडज भी याद कर लेते हैं। तो सहखंडज को हम इंग्लिश में कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर का C उठाएंगे तो यहाँ पर जैसा हमारा M11 यानी पहला अपसारणिक था, इसी प्रकार हमारा C11 पहला कोफैक्टर होगा। तो यहाँ पर C11 ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं C11 क्या होगा। चलो C11 की बात कर, चलिए तो आप निकाल लेते हैं पहला सहखंडज यानी C11। और C11 यानी उपसारणिक और सहखंडज हम बिल्कुल सेम तरीके से नहीं निकालते। यहाँ पर हमने उपसारणिक निकाल लिया। अब उपसारणिक के हम देखो क्या करेंगे। अब बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पर एक नियम लगता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी हमारे सहखंडज यानी हम यहाँ पर सभी उपसारणिकों को हम सहखंडज लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल चिन्हों में अंतर होता है और इनके मान में ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जैसा यहाँ पर हमने मान निकाले थे, मतलब जैसा यहाँ पर हमने M11 M22 यानी जो भी मान है हम सभी को यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर C11 का मान हमने -2 रख दिया। जैसे हमारे मान निकलते हैं वैसे ही हम रख देते हैं यहाँ पर भी। तो क्या 3 आया, C22 यानी दूसरा वो आया, तो क्या है 1। चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब है महत्वपूर्ण बात। हमने यहाँ पर M11 यहाँ पर C11, यहाँ पर आपको सेम लिख देना है। फिर अब यहाँ पर आप ध्यान देखें, मेन चीज़ यहाँ पर अब मेन बात आती है कि यहाँ पर अब क्या चेंज हुआ। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर अब उपसारणिक और सहखंडज में क्या अंतर है क्या। तो अब हम बताने वाले अंतर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑड और इवन, यदि ये हमारे जो अनुलग्न हैं, अनुलग्न दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 2 यहाँ पर 2 1 है और यहाँ पर 2 2 दिख रहा होगा, ये हमारे क्या हैं अनुलग्न। अब इनको हम जोड़ के देखेंगे। यदि सम आया यानी इवन आया तो हम क्या कर देंगे, उसे वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। यदि इवन यानी सम आया तो हमें, यानी इन दोनों अनुलग्नों का जोड़, यदि इवन आया यानी सम आया तो हम उसे क्या रहने देते हैं, जैसा कि तैसा ही रहने देते हैं। और यदि ऑड आया यानी विषम आया तो हम उसको माइनस में, यानी उसके आगे माइनस यानी उसको ऋणात्मक कर देते हैं। एक बार फिर से कि जैसे हमने माइनस हमने निकाले, सभी माइनस निकाल दिए, फिर हम क्या करते हैं, कोफैक्टर को जैसे इसमें माइनस वैसे उसको सेम लिख देते हैं। फिर अब देखते हैं, अब जो हमारे C11 यानी कोफैक्टर में हमारे क्या लगा, अनुलग्न लगी 1 1 1 2 2 1 2 2।
अब हम क्या करते हैं, इनको देखते हैं, इनको हम इन अनुलग्नों को, जैसे यहाँ पर 1 1 लिखा तो 1 + 1 जोड़ेंगे, क्या आएगा 2, 2 क्या है इवन, इवन क्या मतलब सम है, तो सम को हम ऐसा ही रहने देते हैं, तो इसका कोफैक्टर यही होगा, ठीक, इसका कोफैक्टर क्या होगा, यही होगा। फिर अब हम जैसे C12 देखेंगे, C12 1 2 क्या है, अनुलग्न है। अब 1 + 2 करेंगे, क्या आएगा 3 आएगा। 3 क्या है हमारा, एक विषम है, तो विषम में क्या है, चूंकि अब विषम में हमने क्या कहा था, विषम आता है उनके अनुलग्नों का जोड़ यदि विषम आता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस यानी ऋणात्मक कर देते हैं। तो यहाँ पर जो 4 है वह हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर जो 4 है वह हो जाएगा माइनस का, तो यानी C12 यानी दूसरा जो हमारा सेकंड आया वो क्या आएगा, -4। इसी प्रकार अब देखेंगे यहाँ पर C21, तो यहाँ पर भी अनुलग्न क्या है 2 1, 2 1 जोड़ेंगे, 2 + 1 करेंगे आएगा 3, जो कि है एक विषम संख्या है यानी ऑड नंबर है। तो यहाँ पर ऑड नंबर है, तो हमने आपको फिर से हम एक बार बता रहे हैं क्या करते हैं, माइनस लगाने, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा -के, तो यानी हमारा C21 यानी तीसरा उपखंड सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा -3। अब देखें C22, 2 + 2 अनुलग्न है, 2 + 2 को जोड़ो 4 आएगा यानी 4 आएंगे, और 4 एक कैसा है, इवन नंबर है यानी सम संख्या है, और हमने बताया है सम संख्या हो तो हम उसे वैसा का ही वैसा छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सहखंडज बहुत ही आसानी तरीके से निकाल लिया, केवल हमने क्या जाना, इवन हो तो सम इवन यानी सम नंबर हो तो हम उसको वैसा ही वैसे छोड़ देते हैं, और यदि ऑड हो यानी विषम संख्या हो तो हम उसमें माइनस चिन्ह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम उप सारणिक से ही सहखंडज निकाल लिया, हमें कोई सूत्र, कोई फॉर्मूले, किसी भी मेथड की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमने केवल एक ट्रिक जानी कि पहले हमने क्या किया, माइनर्स हैं सभी को हमने बिल्कुल C11 यहाँ पर M11 बराबर -2 था, हमने C11 बराबर -2 कर दिया, ऐसे हमने सेम कर दिया। फिर हमने ध्यान दिया, फिर हमने अनुलग्नों को देखा इनके C11 जैसे हमारे लिखा है C12 C21 या C22, तो हमने अनुलग्नों को जोड़ यदि इवन आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, यानी सम आ जाता है तो उसको वैसा ही वैसा छोड़ देते हैं, और यदि विषम आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते हैं, यानी उस संख्या को हम ऋणात्मक कर देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने जानी। चलिए अब इसी क्रम में हमने क्या, हमारे क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन केवल कह रहा था निम्न सारणिकों के अवयवों को उप सारणिक तथा सहखंडज ज्ञात कीजिए। अभी हमें ए इनवर्स यानी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए नहीं गया था, अभी हमसे कहा था केवल उपखंडज और उप सारणिक और सहखंडज ही ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने दोनों ही चीजें ज्ञात कर ली होंगी। आई होप आप लोगों के 2x2 के सारणिक का उप सारणिक और सहखंडज ज्ञात करना आ गया होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम बढ़ते हैं अपने दूसरे, इसी क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट में, यानी यहाँ पर हमने पार्ट ए को हल किया, अब हम पार्ट बी को हल करेंगे जो कि होगी 3x3 की एक सारणिक, जिस उसके भी हम क्या निकालेंगे, उप सारणिक और सहखंडज निकालने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं 3x3 क्रम की सारणिक के उप सारणिक और सहखंडज ज्ञात करने की। तो चलिए ज्ञात करते हैं 3x3 क्रम के माइनर्स और कोफैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। और हमने 2x2 के तो सारणिक की तो चर्चा कर ली कि उसमें किस प्रकार हम माइनस और कोफैक्टर निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे उप सारणिकों के लिए, उप सारणिकों के लिए, उप सारणिकों के लिए। तो चलिए यहाँ पर हम M11 निकाल लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पर किया था। M11 यानी पहले रो और पहली कॉलम को हम छुपा लेंगे। पहली रो हमारी ये है, पहला कॉलम हमारा ये है, इन दोनों चीज़ों को छुपाएंगे, क्या बचेगा 5 5 1 -1। और जैसा कि हमने क्या किया था, और जब हमने क्या किया था उसमें जैसे हमने प्रसार करना ज्ञात किया था, तो हमने ऐसे ही हम छुपाते थे, फिर ये हमारी 2x2 की एक सारणिक बनती थी, फिर हम उसका अंदर गुणा कराते थे, नहीं पहले ऐसा गुणा, फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसा गुणा। तो अब हम वही प्रोसेस करेंगे, लेकिन अब हम जो बीच का एक हम ऐसे वर्टिकल बॉक्स में बना देते हैं, अब वो चीज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने बहुत कर ली। अब इसमें करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जल्दी करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने पहली यानी M11 ज्ञात करने के लिए पहली रो और पहले कॉलम को हमने छुपा लिया। ठीक, हमने पहली रो और पहली कॉलम को यहाँ पर छुपा लिया। बचा क्या 5 1 -1। ठीक, तो यहाँ पर 4 अवयव बचे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें प्रसार करके करते थे 3x3
के 3/3 क्रम के सारणिक का हम जब प्रसार करते तो जैसे हम गुणा करते थे वैसे ही गुणा करेंगे, बस हम एक बीच का स्टेप नहीं करेंगे जो हम वर्टिकल बॉक्स में बना देते हैं, वो चीज़ नहीं करेंगे अब हम, क्योंकि अब हमें थोड़ा एडवांस बनना है। क्योंकि अब हम एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं लगाए, अब हम लगाएंगे ए इनवर्स, जिसका ऑलरेडी इतना बड़ा प्रोसेस है। यदि हम वो भी करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और भी लंबा होगा। तो यहाँ पर M11 सीधे लगाएंगे, पहली रो और पहली कॉलम को हमने छुपाया, क्या बचा 5 5 1 -1। तो चलिए अब हम करते हैं, पहले गुणा ऐसा होगा, क्या बचेगा, पहला गुणा ऐसा होगा -5, फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग, 5 एकम 5, ये आया, यानी हमारा M11 अभी यहाँ पर ये आया। अभी हम इसको और आगे हल करेंगे। फिर अब M11 -5 और -5 इनको जोड़ देंगे, क्या आएगा -10। तो यहाँ पर हमने M11 को अपना ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, M12 ज्ञात करेंगे। M12 का आप लोग जानते हैं मतलब क्या होता है, पहली रो और दूसरे कॉलम को छुपा दो। पहली रो हमारी ये, दूसरे कॉलम को हमने छुपा दी, पहली रो और दूसरे कॉलम को हमने यहाँ पर छुपा दिया, यानी इस कॉलम को हमने छुपा दिया। क्या बचा, अब बचा हमारे पास ये चीज़ों को छुपा दिया, हमारे पास बचा 0 5 0 -1। अब क्या करेंगे, जैसे हमने ऐसा गुणा किया वैसे पहले ऐसा गुणा हुआ, 0 का -1 में गुणा होगा तो 0, और 5 का माइनस चिन्ह का प्रयोग 5 का 0 में होगा तो 0। तो इसका जो नेट आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक है, अब M13 की बात आती है। तो M13 चूंकि यहाँ पर तीसरा कॉलम है तो यहाँ पर M13 निकालेंगे, क्योंकि ये 3/3 की हाफ व्यू है, सॉरी सारणिक है। चलिए M13 निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, पहली रो और तीसरे कॉलम को हम छुपा लेते हैं। पहली रो तीसरे कॉलम को हमने छुपाया, अब जो हमारे पास 4 अवयव बचे उनको गुणा करा। पहले ऐसा गुणा होता है, माइनस चिन्ह का प्रयोग, फिर ऐसे क्या है, 0 का 1 में होगा 0, -5 का 0 में होगा तो 0। तो ये आ गया हमारा, इसका जो नेट आंसर आएगा वो आएगा 0। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो M13 का यानी तीसरी उपसारणिक का जो मान आया वो भी आया 0। इसी क्रम में हम निकालेंगे। अब यहाँ पर M13 हो गया, तीनों ही कॉलम हो गए, पहली रो के साथ तीनों ही कॉलम को हमने करा दिया। अब हम दूसरी रो के साथ तीनों ही कॉलम को कराएंगे, तो यानी अब निकालेंगे हम M21, यानी अब हम M21 कैसे, दूसरी रो और पहले कॉलम को छुपाएंगे। दूसरी रो ये हमारी है, दूसरी रो हमारी ये, पहले कॉलम हमारी, यानी ये इन चीज़ों को हम छुपा लेंगे। क्या बचेगा, 0 3 1 -1 बचेगा। क्या, अब इसको गुणा करें, 0 का -1 में गुणा होगा तो 0, -3 का 1 में होगा 3, तो यहाँ पर आएगा -3 हो जाएगा, और इसका जो M21 का जो मान होगा वह होगा -3, यानी हमारा जो चौथा उपसारणिक आएगा वो आएगा -3। अब इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं M22, तो यानी अब हम छुपाएंगे दूसरे रो और दूसरे कॉलम को। दूसरी रो लिया और दूसरे कॉलम को हम छुपाएंगे, यानी ये छुपा लिया हमने। क्या बचा, 1 3 0 -1 बचा। 1 का -1 में गुणा होगा -1, फिर माइनस चिन्ह का प्रयोग, 3 का 0 में गुणा होगा तो 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब क्या आएगा, -1, कॉमा लगाया। हमारे M22 यानी यहाँ पर जो हमारा 5वें उपसारणिक आई वो क्या है, -1 है। M22 का मान आया -1। अब हम ज्ञात करेंगे M23, यानी अब हम M23 ज्ञात करने के लिए दूसरे रो और तीसरे कॉलम को छुपा लेंगे। दूसरी रो और तीसरे कॉलम को हम छुपाएंगे, क्या बचेगा, 1 0 0 1। अब आसानी से आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को कि कैसा करना है हमें। तो क्या बचा, 1 0 0 1। तो 1 का 1 में गुणा होगा 1, -0 का 0 में गुणा होगा 0, बराबर आएगा 1, यानी जो हमारी M23 आई वो आएगा 1। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, पहली रो के साथ सभी कॉलमों को लिया, दूसरी रो के साथ सभी कॉलमों को लिया। अब हमारे तीसरी रो के साथ सभी कॉलमों को लेंगे, यानी अब निकालेंगे हम M31। तो M31, यानी अब हम M31 निकालने के लिए तीसरी रो और पहले कॉलम को छुपाएंगे। और छुपाने का कैसा पता चल रहा है, हमने यहाँ पर बताया M11, यानी हमारे जो अनुलग दे रहे थे, तो पहले हम रो को नोट करते हैं, दूसरे को कॉलम को। M11 क्या है, तो पहली रो और पहले कॉलम को छुपाइए। M12 याद करना है तो पहली रो दूसरे कॉलम को छुपाइए। तो हमें छुपाना क्या है, हमें यहाँ से अनुलग्नों से पता चल जाता है। तो यहाँ पर M31 निकाल रहे हैं, तो M31 निकालने के लिए तीसरे रो और पहले कॉलम को छुपा लेते। तीसरी रो हमारी ये, पहला कॉलम हमारा ये। अब बचा क्या हमारे पास, छुपा लिया हमने, बचा क्या, 0 3 5 5 बचा। चलिए अब उनका गणा कराते हैं, जैसे हम 2/2 की सारणी को हल करते हैं। क्या है, 0 का 5 में होगा 0, -5 का गुणा 3 में होगा, क्या होगा, 5 3 15,
क्या आया -15, यानी जो हमारा M3 बनाया वो आया -15। अब निकालेंगे हम M32। अब M32 को निकालना है तो क्या करेंगे, हम तीसरी रो और दूसरे कॉलम को छुपा देंगे। तीसरी रो दूसरी कॉलम को हमने छुपाया, तीसरी रो दूसरे कॉलम को छुपाया, क्या बचा 1305 बचा। तो चलिए गुणा करते हैं, 1 का गुणा 5 में होगा 5 माइनस 3 का गुणा 0 में होगा, क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर जो आया M32 आया वो आया 5। चलिए अब इसी क्रम में आप ज्ञात कर लेते M33 जो हमारा लास्ट होगा, क्या होगा M33। चलिए M33 ज्ञात करेंगे तो पहले तीसरी रो और तीसरे कॉलम को हम छुपाएंगे। तीसरी रो तीसरे कॉलम को हमने छुपाया, तीसरी रो और तीसरे कॉलम को हमने छुपाया, क्या बचा 1005 बचा। चलिए इसको गुणा करें, 1 का 5 में होगा 5 माइनस 0 का 0 में होगा 0 बराबर 5, यानी हमारा जो M33 आया वो क्या आया 5। चलिए यहाँ पर हमने 3/3 सारणिक के सभी उपसारणिकों को ज्ञात कर लिया है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर सहखंडजों के लिए जो नियम बनाया था, इवन हो यानी सम हो तो जैसा का तैसा छोड़ देते हैं, और यदि ऑड हो यानी विषम हो तो हम उसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। बिल्कुल सेम हम इसी प्रकार यहाँ भी सहखंडजों को निकालेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास जगह नहीं है तो यहाँ पर हम इस चीज़ को हम थोड़ा मिटा लेते हैं और यहाँ पर हम सहखंडजों को निकालते हैं। चलिए अब इसी हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे सहखंडजों के लिए, सहखंडजों के लिए, सहखंडजों के लिए। चलिए सहखंडज निकालते हैं। तो सहखंडज क्या है हमारे, चलिए C11 निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे C11, तो हम सीधे सीधे करते जाएंगे। अब हमें ये -5 लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा हम मान लिखेंगे। क्या है माइनस का 10 है, माइनस का 10 हमें लिखना है। तो अब पहले हम लिखेंगे नहीं, हम सीधा सीधा करने वाले हैं क्योंकि पहले में हमने बहुत अच्छी तरह से समझा गया। अब हम क्या करेंगे C11 के अनुलग्न क्या है 1 को जोड़ेंगे, क्या आएगा 2, 1 को जोड़ेंगे क्या आएगा 2, और 2 क्या है एक सम संख्या है यानी इवन नंबर है, तो 1 2 है 2। अब हमने बताया था कि सम हो तो हम वैसा का वैसे ही छोड़ दें, यानी जो हमारा -10 है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, -10 को -10 ही रहने देते हैं। अब C12 की बात आती है। C12 यहाँ पर क्या है 0, अब 0 तो अब 0 यहाँ पर 1 2 इनके अनुलोगन को जोड़ो, 1 + 2 क्या होता है 3 एक ऑड नंबर है, और ऑड में क्या लगाते हैं हमने बताया तब विषम संख्या है, और ऑड जब विषम संख्या आती है तो हम क्या करते हैं उसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग। चूंकि यहाँ पर M12 एक 0 है, 0 आप जानते हैं ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, तो यहाँ पर C12 भी आ जाएगा 0। यहाँ पर आप माइनस नहीं लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर अब निकालते हैं C13 क्या है हमारा, यहाँ पर M13 के बराबर हम चूंकि लिखते हैं, फिर हम उसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सॉरी उसमें परिवर्तित करने चिन्ह का, तो यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर देखो 1 + 3 को जोड़ देंगे, क्या आएगा 4, और 4 चूंकि एक सम संख्या है उसमें हम क्या वैसा कि वैसे ही छोड़ देते हैं, 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम C21 हमारा। चलिए देखते हैं C21 में क्या है 2 + 1, इनके अनुलोगन है 2 और 1, 2 + 1 को जोड़ेंगे आएगा हमारा 3, और 3 कैसी एक विषम संख्या, और विषम संख्या में हमारा क्या आता है माइनस चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए हम M21 को उठाएंगे -3। अब ये -3 ऑलरेडी है, अब चूंकि यहाँ पर अनुलग्न का जोड़ के आ रहा है माइनस विषम संख्या, तो हम इसमें माइनस तो ऐड करेंगे, तो माइनस और माइनस जुड़ के क्या हो जाएगा, यानी जो हमारा -3 हमें ऑलरेडी इसमें दे रखा है, यानी हमने यहाँ पर माइनस से हम ज्ञात करते हैं, आप लोग जानते ही हैं, फिर हम उसमें माइनस और प्लस का चिन्ह जो भी होता है उसमें हम चिन्हों में परिवर्तन करते हैं। तो -3 ऑलरेडी है। अब चूंकि C21 यानी इनका जोड़ क्या है, यानी 2 का जोड़ क्या है 2 + 1 क्या होता है 3 एक विषम संख्या, और विषम संख्या को हम जब भी विषम संख्या आती है तो हमने बताया है कि उसमें माइनस चिन्ह का प्रयोग, यानी उस संख्या को ऋणात्मक कर देते हैं। चूंकि यही एक पहले से ऋणात्मक है तो यहाँ पर ऋणात्मक का गुणा होगा तो यह हो जाएगी माइनस का गुणा होगा तो यह हो जाएगी +3। अब निकालेंगे C22। अब हम 2 + 2 करेंगे, यानी लोगों को जोड़ेंगे, क्या आएगा 4, और 4 कैसी एक सम संख्या है, तो यहाँ पर M22 को देखें -1, तो हम इसको -1 ही रहने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमने पता रखा है कि यदि अनुलग्नों का जोड़ एक सम संख्या है तो हमें उसे वैसा कि वैसे ही रहने देना है, और यदि विषम संख्या आती है तो उसे हम चिन्ह में परिवर्तन कर देते हैं, यानी माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब C23 यानी 2 + 3 करो,
आएगा 5, और 5 एक कैसी संख्या है, विषम संख्या है, तो अब यहाँ पर हमें चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी हम माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर C23 यानी 23 क्या है हमारे 1, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 है। अब यहाँ पर चूंकि अनुलग्नों का जोड़ क्या है विषम, तो यहाँ पर जो प्लस का 1 हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि हम ऋणात्मक कर देते हैं, हमने ये कई बार बताया है। चलिए अब निकालेंगे हम C31 क्या है यहाँ पर, अब C31 3 + 1 को जोड़ा आएगा 4, चूंकि एक सम संख्या है, और M31 क्या है माइनस के 15। तो अब हम इस माइनस के 15 में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा जो अनुलग्नों का जोड़ आया वो क्या आया, एक सम संख्या आया। चलिए अब निकालते हैं हम C22 क्या है, अब चलिए C32 क्यों, C32 सॉरी C32 निकाला हमने। C32 3 + 2 करेंगे आएगा 5 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या का आप लोग जानते हैं कि अनुलग्न नहीं, विषम संख्या है, तो विषम संख्या में हम क्या करते हैं, चिन्ह में परिवर्तन ही ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर C32 क्या है, यहाँ पर M32 का 5, तो यहाँ पर जो प्लस का 5 हो जाएगा ऋणात्मक का माइनस, जो यहाँ पर प्लस का 5 है माइनस में वह हो जाएगा माइनस का 5, क्योंकि हमें यहाँ पर अनुलग्न में क्या आ रहा है, अनुलग्नों का जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है कैसा, विषम। तो यहाँ पर हमने प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5, फिर ज्ञात करेंगे C33। अब यहाँ पर 3 + 3 करेंगे आएगा 6 एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, तो यहाँ पर जो 5 है प्लस का 5 है वो प्लस का ही रहने वाला है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 3/3 क्रम के सारणिक का भी जो उप सारणिक और सहखंडज निकालना सीख लिया है। तो यही हमारी मेन चीज थी, उप सारणिक और सहखंडज ज्ञात करना है। यदि आपने ये सीख लिए तो अब इनवर्स निकालना तो अब 2 कौड़ी की बात रह जाती है, क्योंकि यही मेन होता है इससे, क्योंकि सहखंडज आते हैं, फिर सहखंडजों से हम बनी आव्यूह भी निकालते हैं, तो हमें सहखंडज जब निकालना ही नहीं आएगा तो हम उसके आगे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हमने उप सारणिक और सहखंडज निकालना सीख लिया, 2/2 क्रम की सारणिक का भी, 3/3 क्रम की सारणिक का भी। चलिए यहाँ पर हमने दोनों ही चीज़ों को बड़ी ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सीख लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में आगे अच्छे क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। चलिए तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।